जी अस्सलाम वालेकुम। आज से हम आगाज़ कर रहे हैं क्या कहते हैं सब्जेक्ट सीरीज़ का, जो CSS और PMS में आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कंपलसरी सब्जेक्ट है जनाब साहब पाकिस्तान अफेयर्स, जो कि CSS और PMS के दोनों के कंपलसरी सब्जेक्ट में जो है वो 100 मार्क्स का जो पेपर है वो आता है और डिफरेंट जो सवालात हैं सिलेबस के हवाले से पूछे जाते हैं। आज हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये जो पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है वो है क्या। बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल कोर्स है जो कि आपके लिए आसानी पैदा करेगा इसको तैयार करने में, और जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। लाइक करंट अफेयर्स में भी आपको ये टॉपिक्स जो है वो हेल्प करेंगे। ऐसे जो है वो आ जाता है अक्सर, जो अगर 10 एसेस दिए गए हैं तो उसमें से 2 या 3 एसेस ऐसे होते हैं जो कि सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पूछ लेता है या पाकिस्तान के हवाले से पूछ लेता है। तो लिहाजा पाकिस्तान अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए। इसको हम डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जो सिलेबस जो है वो दिया गया है FPSC की तरफ से CSS के लिए, PMS का भी ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है, सेम ही टॉपिक्स हैं, उसको कवर किया गया है PMS के एंड पे। तो उसको हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। पाकिस्तान अफेयर जो है बेसिकली इस कंपलसरी सब्जेक्ट है जो 100 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 80 नंबर के जो है वो सब्जेक्टिव जो सवाल पूछे जाते हैं, यानी 7 सवाल दिए होते हैं जिसमें से 4 सवाल आपको करने होते हैं। अक्सर 6 दे देता है, आपको 4 चूज़ करने होते हैं, ऑप्शन होती है आपके पास, जो कि 80 मार्क्स का पोर्शन जो है बनता है। और ईच क्वेश्चन जो है वो कैरी इक्वल मार्क्स, यानी 20 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है सब्जेक्टिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव होता है CSS में 20 मार्क्स का, जिसमें MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपके पास, और हर जो MCQ होता है वो 1 नंबर का होता है, यानी टोटल आपके पास 20 MCQs होते हैं। PMS की बात की जाए तो PMS में थोड़ी सी डिवीजन मुख्तलिफ है। कभी वो आपसे 70 के सवाल पूछ लेता है और कभी आपसे वो 80 के सवाल पूछ लेता है, और सब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, और कभी 85 के पूछ लेता है, और साथ वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स देता है। और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास ऑप्शन नहीं होती, आपने फिल इन द ब्लैंक करना होता है। और उसी सूरत में ये पॉसिबल है कि आपने अच्छा मटीरियल अगर तैयार किया होगा तो आप फिल इन द ब्लैंक्स को कवर कर सकेंगे, अदरवाइज आप कवर नहीं कर सकेंगे। इसको हम इन डिटेल सिलेबस को डिस्कस करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स को कि जो FPSC है उसने क्या एनालिस्ट किया है और हमें क्या क्या चीज़ें हैं किस तरह से कवर करनी है। सबसे पहले आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो आइडिया है वो कहाँ से आया। कि हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है बेसिकली इस्लामिक आइडियोलॉजी है, या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की हम बात करते हैं, तो ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है जिस की बिना के ऊपर हमने जो है वो पाकिस्तान हासिल किया। इससे अगर हम पीछे चले जाएं तो ये आइडियोलॉजी हम बेस करती है, जो ओरिजिन करती है वो करती है 2 नेशन थ्योरी से। 2 कौमी नज़रिया के सब कॉन्टिनेंट में जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं वो 2 अलग अलग कौमें हैं, लिहाजा वो इकट्ठे नहीं रह सकते। तो आइडियोलॉजी पाकिस्तान है, उसका स्टार्ट कहाँ से होता है? बेसिकली इसका स्टार्ट तब से होता है जब यहाँ पर एडवेंट ऑफ इस्लाम होता है। जब इस्लाम आता है सब कॉन्टिनेंट में, मोहम्मद बिन कासिम के दौर से जो है वो स्टार्ट होगा 712 से, और वहाँ से जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बेसिकली स्टार्ट होती है, जब मंदिर के सामने मस्जिदें बनना शुरू हो जाती हैं और जो है कन्वर्जन ऑफ इस्लाम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि इससे पहले जो सब कॉन्टिनेंट में जो है वो क्या कहते हैं 4 दर्जों में डिवाइड था। कह लें कि कास्ट सिस्टम था जिसमें ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, क्रिश्तर हैं, ये 4 सिस्टम था। तो हुआ ये कि जब इस्लाम आया तो उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि जो डिप्राइव्ड लोग थे या स्प्रेस्ड लोग थे वो सबसे ज़्यादा जो है वो पहले मुसलमान होना शुरू हो गए। क्योंकि जो हमारी तबलीग थी, जो हमारा इस्लाम था, उसका मैसेज ये था कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी का जो निज़ाम है वो इस्लाम लेकर आया। इसकी डेफिनेशन एंड एलुसिडेशन को हम डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे जनाब साहब मुस्लिम रूल का आगाज़ कहाँ से हुआ। जैसे मोहम्मद बिन कासिम आए 712 से 715 तक, उसके बाद जो है वो महमूद गजनवी साहब आए, उन्होंने कुछ 17 एक्सपीडिशन 17 हमले किए। उसके बाद गौरी साहब आ जाते हैं जिनकी बैटल ऑफ तराइन के बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत की जो है वो बुनियाद रखी जाती है। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी को हम देखेंगे, क्या कहते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, अल्तुमिश साहब हैं, और उसके बाद रज़िया सुल्ताना का एक छोटा सा 4 साल का टेन्योर है, और उसके बाद ग़ियासुद्दीन बलबन है, और उसके बाद मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ हैं जिसमें खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, सादात है, सैयद डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी है, और उसके बाद जो है वो एस्टेब्लिश होती है मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल एम्पायर 1526 में।
उसके बाद जनाब साहब एक इवेंट आता है 1582 में, दीन हिलाई ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया जाता है अकबर साहब की तरफ से, अकबर द ग्रेट की तरफ से, जो मुग़ल बादशाह था, जिसके ख़िलाफ़ जो है वो मुजद्दिद अल अफ़सानी साहब जो है वो क्या करते हैं, जिहाद करते हैं कि जनाब साहब ये जो कानून है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और ये लोगों को जो है वो क्या कहते हैं इस्लाम से हटाकर दूसरी तरफ लेकर जा रहा है। वहादत शहूद और वहादत वजूद का जो कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा इसमें जो क्या कहते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट के हवाले से जो है वो अहम है। उसके बाद डाउनफॉल ऑफ क्या कहते हैं मुग़ल एम्पायर को हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात थी कि क्यों ज़वाल पजीर हुई। 1707 के बाद जो है वो ज़वाल आया और 1857 में पहली जंग आज़ादी जो हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह लें हुई, तो तब तक जो है वो ख़त्म हो गई थी मुग़ल एम्पायर। तो किस तरह से ज़वाल आया, उसके क्या कहते हैं कॉजेज़ कौन कौन से थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी जो पहला सवाल है वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, नंबर 2 जो है वो डाउनफॉल और कॉजेज़ ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर है, और उसके बाद जो है वो आपके मुस्लिम स्कॉलर्स का जो है रोल है। मुस्लिम स्कॉलर्स का जो इरा है वो भी डिवाइड किया गया है पोर्शन वाइज, यानी 1857 से पहले जो है मुस्लिम स्कॉलर्स उनको डिस्कस किया जाएगा और 1857 के बाद वाले जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनको डिस्कस हम करेंगे। जो 1857 से पहले के मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी मूवमेंट्स आई, कौन कौन से रिफॉर्म्स आए, जिसमें सबसे पहले शेख अहमद सरहिंदी साहब हैं, उनकी रिफॉर्म्स को हम देखेंगे, रिलीजियस रिफॉर्म्स को देखेंगे, उनकी जहाद को देखेंगे अगेंस्ट दीन इलाही ऑर्डिनेंस को। उसके बाद शाह वलीउल्लाह 1707 जब मुग़ल सल्तनत जो है वो ज़वाल पजीर हो रही थी और ज़वाल का शिकार थी, तो उस वक्त एक ऐसी पर्सनैलिटी आई शाह वलीउल्लाह जिन्होंने डिफरेंट रिफॉर्म्स किए, जिनके पोलिटिकल रिफॉर्म्स भी हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स भी हैं और इकॉनमिक रिफॉर्म्स भी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सैयद अहमद शहीद को देखेंगे, इनकी बेसिकली जहाद मूवमेंट थी और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो जहाद था जो जुल्म जबर कर रहे थे हमारी ऐसी कम्युनिटी के ऊपर जो कि पीजेंट थी। बेसिकली ये फ्रीडम फाइटर्स को अपने साथ लेकर चले थे। और इसी में हम हाजी शरीयतुल्लाह साहब को भी देखेंगे, जिनकी फ्राइजिंग मूवमेंट है, जिन्होंने फ़र्ज के ऊपर जो है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के ऊपर फोकस दिया है। यानी कुछ ऐसे अहम मूवमेंट है जहां से कह रहे हैं कि फ्यूल होता है 2 नेशन थ्योरी, या उनका अगर कंक्लूड करें तो एंड में ये बताता है कि जनाब सब इन इवेंट ये ऐसे इवेंट्स हैं जो कि 2 नेशन थ्योरी को, 2 कौम नजरिए को जो है फ़रोग़ देते हैं। उसके बाद जनाब साहब 1857 के बाद एक पर्सनैलिटी आती है सर सैयद अहमद खान साहब, जिनकी अलीगढ़ मूवमेंट है या एजुकेशनल मूवमेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और 1867 में जो इवेंट होता है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, जिसके बाद ऑफिशियली जो है वो 2 नेशन थ्योरी जो है वो कॉइन किया गया सब कॉन्टिनेंट में, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें सिंध मदरसा है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्पीचेस एंड अल्लामा इकबाल एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइडियोलॉजी का पोर्शन जो है वो हमारा इस तरह से वाइंड अप होगा। इसमें डिफरेंट जो इवेंट्स हैं, डिफरेंट जगह पे जो कायद-ए-आज़म ने जाके स्पीचेस की हैं और रोल ऑफ मुस्लिम्स को जो है वो उजागर किया और 2 नेशन थ्योरी की बात किया, वो हमारे लिए इस सिलेबस के हवाले से बड़ा अहम है। और कायद-ए-आज़म जो पॉलिटिकल मूवमेंट है फ्राम 1935 ऑनवर्ड, जिसमें डे ऑफ डिलीवरेंस है, 1940 का पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, और उसके बाद जो इवेंट्स हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अल्लामा इकबाल साहब 1930 का इलाहाबाद एड्रेस है जो कि बड़ा अहम है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो चैप्टर 2 है इसका लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो बेसिकली जियोग्राफी से शुरू होगा, कितने बॉर्डर्स हैं आपके पास कितनी माउंटेन रेंजेस हैं, उसमें उसको हम डीपली जो है वो डिस्कस करेंगे। कितने आपके पास रिवर सिस्टम है, आपके पास डैम्स कितने हैं, बैरेजेस कितने हैं, डेजर्ट्स कितने हैं, पूरी हम जियोग्राफी को डिस्कस करेंगे। सोसाइटी कल्चर को डिस्कस करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं आपके, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे, कितना कंट्रीब्यूट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डिस्कस करेंगे, सर्विस सेक्टर को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एजुकेशन विद रेफरेंस टू करैक्टरिस्टिक्स की बात होगी, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको हम बात करेंगे, और विद रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करेंगे, SDGs जो कि 2015 में साइन हुए और उनका 15 साल का पीरियड है 2030 तक, वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं इस एजुकेशन को प्रमोट करने में। और डिफरेंट ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे, सोशल प्रॉब्लम्स को, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक हमारा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है हमारा, इन्फ्लेशन का इशू है, इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारे पास, इसको हम डिस्कस करेंगे, वाटर एंड सैनिटेशन का इशू है, हेल्थ क्राइसिस है, और एजुकेशन का जो सेक्टर है वो लैगिंग बिहाइंड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे जो सिलेबस है। उसके बाद थर्ड जो होगा पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपैरेटस की बात की जाएगी। बेसिकली यहाँ से आपका करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टार्ट होती है। अब हम ऐसे कंट्रीज जिनका रीजनल इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर उनको डिस्कस करेंगे, जिनमें चाइना है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है और गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ से मैक्सिमम तादाद में रेमिटेंस जो है वो आपके पास आता है। क्या एवोल्यूशंस हो रही हैं, क्या जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रही है, आपके पाकिस्तान
पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात साबका दवार में पास्ट में कैसे रहे हैं, अब किस तरह से हैं, जो करंट रजीम है तालिबान रजीम उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात पास्ट में कैसे रहे हैं और करंटली कैसे जा रहे हैं, इंडिया के साथ जो हॉस्टाइल एटीट्यूड है वो हमेशा से 1947 के बाद ही रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे एट लार्ज। ईरान के साथ हमारा जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है ऑन सऊदी अरेबिया रिलेशंस, तो उसको हम सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशंस को उसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे और हमारे गल्फ कंट्रीज जो है वो उसके रिलेशंस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान और चेंजिंग रीजनल अपैरेटस की जब बात की जाए तो रीजनल कंट्रीज जिसमें अफगानिस्तान यानी बॉर्डरिंग कंट्रीज में जो कुछ चेंजेस आ रही हैं या जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है या जियो इकोनॉमी शिफ्ट हो रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कंसर्न्स की बात करते हैं। ये एक चैप्टर है पूरा जो कि न्यूक्लियर एसिड्स की बात करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम इन पाकिस्तान की बात करेगा और जो कह लें कि कंसर्न्स हैं इंटरनेशनल के पाकिस्तान जो है वो क्योंकि दहशतगर्दी से मुसलसल लड़ रहा है पिछले 40 साल से, तो कहीं ऐसी स्टेट ना बन जाए, ऐसा मुल्क ना बन जाए कि इसके जो कह लें कि जो अर्सनल्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो टेररिस्ट के हाथ लग जाएं। तो उसके हवाले से इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। इसका चैप्टर है कि पाकिस्तान ने क्या क्या सेफ्टी मेजर्स या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं इस हवाले से। कुछ रीजनल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं 3 जो जिसमें नंबर 1 सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन है। जनाब साहब ये कब बनी, इसमें क्या पाकिस्तान का रोल है, इसके कितने सेंटर्स हैं और पाकिस्तान क्यों इसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा, उसके की इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। ECO जो पहले RCD थी इसका क्या रोल है और SCO शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई ताउन तंजीम में अभी 25वां इजलास हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और रोल ऑफ पाकिस्तान, इन तीनों में जो पाकिस्तान का रोल है उसको हम डिस्कस करेंगे। सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान या व्हाई डेमोक्रेसी कम्स टू फेल इन पाकिस्तान, इसको हम देखेंगे कि कब से सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है वो आगाज हुआ, जिसमें हम फर्स्ट मार्शल लॉ, सेकंड मार्शल लॉ, थर्ड मार्शल लॉ को हम डिस्कस करेंगे और क्या वजूहात रही हैं, क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो जमहूरियत जो है वो प्रिवेल नहीं हो सकी, उसको डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान के क्या हैं, बजट डेफिसिट की हम बात करते हैं, ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन है, GDP है, उसको हम सर्कुलर डेप्ट की हम बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या पाकिस्तान को लाहक के हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन पाकिस्तान है, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ऐसे एक्टर्स जो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इंपैक्ट करते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हैं जिसमें आपकी कलअदम तंजीमें प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी जो कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों हैं। TTP की हम बात करेंगे, अलकायदा की हम बात करेंगे या सेक्टेरियनिज्म की बात करेंगे, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा सुसाइड बॉम्बिंग हुई है लाल मस्जिद एलिमेंट के बाद, उसको हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान एंड US वॉर ऑन टेरर की इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि जनाब साहब वॉर ऑन टेरर तो ख़त्म हो गया, उसके बाद जो डू मोर का मुतालबा किया गया अमेरिका की तरफ से और उसके बाद जो पाकिस्तान का स्टांस था और अब दोबारा जो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट है US का पाकिस्तान के ऊपर, उसको हम देखेंगे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पोस्ट 9/11 को हम डिस्कस करेंगे। फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है फॉरेन पॉलिसी के, उसको डिस्कस करेंगे और फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस तरह से शेप दे रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, पाकिस्तान का क्या रोल है उसको हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी को देखेंगे, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होती है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी क्या होती है, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी क्या होती है, वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में देखेंगे और डिफरेंट रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे जैसे चाइना हो गया, US हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, उसको हम देखेंगे। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, ये रिपीट हो रहा है, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। 1971 की जो एवोल्यूशन है पॉलिटिकल एवोल्यूशन उसमें ही डिस्कस करेंगे। एथनिक इश्यूज एंड नेशनल इंटीग्रेशन जो लसानी बुनियादों के ऊपर जो है वो इश्यूज आ रहे हैं जिसमें BLA BRA है, PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है या और कोई फैक्टर है जो एथनिक वायलेंस को फ़रोग देता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोपॉलिटिक्स है, पाकिस्तान का जो वाटर क्राइसिस है और जो डैम बिल्डिंग है, क्या कहते हैं इश्यूज हैं, डैमर भाषा डैम हो गया, दासू डैम हो गया, किशन गंगा डैम हो गया, काबुल रिवर के ऊपर जो डैम बना रहा है उसको हम अफगानिस्तान उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोपॉलिटिक्स को, रीजनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे, चैलेंजेस क्या है, सॉवरेनिटी को, खुद मुख्तारी को क्या क्या चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को, वो देखेंगे। पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम्स, एनर्जी क्राइसिस को डिस्कस करेंगे, इसका क्या इफेक्ट रहा है और अब पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान के रिलेशंस विद नेबर्स एक्सक्लूडिंग इंडिया यानी फॉरेन रिलेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस को डिस्कस करेंगे 1947 और इसमें कश्मीर इशू को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, 1965 की वॉर को, कारगिल वॉर को और जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान डिवाइड हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे। और करंटली जो है वो अभी मिसाइल एक्सचेंज प्रोग्राम के बाद जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हैं वो किस तरह से जा रहे हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। वॉर इन अफगानिस्तान सिंस 1979,
एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एंड द चैलेंजेस टू पाकिस्तान इन द पोस्ट 2014 ईरा को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जब यूएसएसआर और यूएसए का जो कोल्ड वॉर ईरा था उसमें पाकिस्तान जो है वो उसने अफगान मुजाहिदीन जो है वो, या मुजाहिदीन कह लें कि वो बनाए हैं, अलकायदा बनी है और क्लैशनकोव कल्चर को जो है फ़रोग दिया है। इस्लामाइजेशन का जो जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं वो इसी दौर में आए, उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रॉक्सी वॉर या हाइब्रिड वॉरफेयर को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है वो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन नहीं होती, यानी दो बड़े ममालिक जो है वो डायरेक्ट नहीं लड़ते बल्कि अपनी प्रॉक्सी के क्या कहते हैं यूज़ करके उस सॉइल पर जाके लड़ते हैं। थर्ड पार्टी जो है उसके थ्रू जो है वो लड़ रहे होते हैं। इसका रोल देखेंगे, एक्सटर्नल एलिमेंट्स देखेंगे कौन कौन से हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान आ जाएंगी, मोस्ट रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, द प्रीवियस एंड करंट बजट आ जाएगा, प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा जो है वो सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्मिंग है और कौन सा सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। डिफरेंट इंडिकेटर्स को देखेंगे, वर्ल्ड रैंकिंग को देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देखेंगे, HDI रैंकिंग क्या है और क्या एंटरप्रेन्योर की रैंकिंग क्या है, वो सारे इंडेक्स को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट्स को डिस्कस करेंगे। 1973 का जो आइन है उसके जो जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, शेड्यूल्स को डिस्कस करेंगे, 260 आर्टिकल्स हैं ऑलमोस्ट, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, अहम अमेंडमेंट्स, जिसमें 8th अमेंडमेंट है, 13th अमेंडमेंट है, 18th अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट, 20th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 26th अमेंडमेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और अहम जो लीगल केसेज हैं जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेज मौलवी तमीज़ुद्दीन, आसमा जिलानी केस हो गया, इस तरह के जो केसेज हैं उनको भी हम क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे। प्रिवेलिंग सोशल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 गोल्स आ जाएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से पाकिस्तान जो है वो डील कर रहा है। नंबर 1 जो है पॉवर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इन सब को जो है वो बारी बारी डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये आपका पूरा सिलेबस है जो कि CSS और PMS में जो है वो इन टॉपिक्स के अगेंस्ट जो है वो आपसे सवाल जो है वो पूछता है। इनको हम इन डिटेल और चैप्टर वाइज मेरी कोशिश होगी कि इनको कवर किया जाए और आपकी तैयारी इस तरह करवाई जाए कि जो आजकल का ट्रेंड है क्रिटिकल एनालिसिस वाला, कि वो आपसे कमेंट मांगता है। वो अब ये नहीं पूछता कि जनाब साहब कायदे आज़म के 14 नकात जो हैं वो क्या थे, बल्कि वो आपसे पूछेगा कि जनाब साहब ये जो कायदे आज़म साहब के 1929 में 14 पॉइंट्स आए, इसने किस तरह शेप किया आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को। वो इस तरह से आपसे कमेंट करवाएगा, डिस्कस करवाएगा, आपका व्यू लेगा। और आपका व्यू उस वक्त होता है जब आपके पास एक एविडेंस मौजूद हो, आपके पास ऐसा मटेरियल मौजूद हो जिसकी बेस के ऊपर जो है वो आप एविडेंस और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं उसके हाइपोथेसिस को। तो लिहाजा आपके स्टार्टअप के लिए जो मेरी सजेशन है वो 2 बुक्स की है। नंबर 1 जो है वो पाकिस्तान हिस्ट्री कल्चर एंड गवर्नमेंट है, नाइजल स्मिथ की बुक है। ये O लेवल में पढ़ाई जाती है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स को। और इसका स्टार्टअप इतना अच्छा है कि आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस या एवेल्यूएशन है वो आपका बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा, कि इसमें इस तरह के कंसेप्चुअलाइज आइडियाज़ दिए गए हैं, इस तरह के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं जो कि आपके जब आप आंसर करने बैठेंगे तो आपको खुद पता होगा कि आप एक ब्रॉडर टर्म में जाके आंसर जो है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बुक है वो MR काज़मी की है, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी जो आपके बेसिक इवेंट्स हैं वो कवर हैं, क्योंकि मकसद ये है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का कि जब तक आपकी बुनियाद नहीं होगी, आपकी जब तक बेस नहीं होगी, आप आगे नहीं जा सकते। जब तक आपको किसी इवेंट का बैकग्राउंड नहीं पता होगा और करंट क्या चल रहा है नहीं पता होगा, तो आप उसके ऊपर डिबेट कभी भी नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे हम एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें जो है वो हम एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसका जो मेन स्टडी है उसको देखते हैं और उसके बाद कंक्लूड करते हैं। तो बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी बेस नहीं होगी तब तक आप इस तरह के जो आप ट्रेंड चेंजिंग क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही है कि अगर जिस बिल्डिंग की बुनियाद कमज़ोर हो और जल्ज़ला आ जाए, यानी छोटे स्केल का जल्ज़ला आ जाए, तो वो बिल्डिंग जो है वो धड़म से गिर जाती है। तो आपने भी धड़म से गिर जाना है। तो लिहाजा जब तक आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आप इस सब्जेक्ट को आगे लेकर नहीं चल सकते। मेरी कोशिश होगी कि ईच एंड एवरी टॉपिक को जो है वो कवर किया जाए, इन डिटेल जो है वो आपको बताया जाए, पढ़ाया जाए और जो अहम एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्या कहते हैं, और ये स्टार्ट जो होगा वो इन डिटेल शुरू से ही होगा। 712 मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करेंगे और इसको एक टाइमलाइन की तरह हम इवेंट्स को लेकर चलेंगे। शुक्रिया।